तो आमतौर पर ना जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा ना एक शतरंज के खेल की तस्वीर उभरती है। एक बहुत ही धीमा और जटिल खेल। राइट, जहाँ हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा खेल जहां दशकों की रणनीतियां काम कर रही होती हैं, पुरानी संधियां होती हैं और कूटनीति का जो पूरा का पूरा ढांचा है ना, वो इस बात पर टिका होता है कि सामने वाले का अगला कदम काफी हद तक अनुमानित होता है। आपको पता होता है कि वो क्या करने वाला है। और सच कहूं तो यही जो अनुमानित प्रकृति है ना, जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, वही दुनिया को एक तरह की स्थिरता देती है। सही कहा। मतलब अगर आप शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का समय भी देखें तो दोनों पक्षों को पता था कि लाल रेखाएं कहाँ खींची गई हैं। नियम बिल्कुल स्पष्ट थे। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि इस शतरंज की बिसात को ना एकदम से पलट दिया जाए। अच्छा। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक कूटनीतिक साझेदारी के बजाय एक आक्रामक रियल एस्टेट सौदे की तरह देखा जाने लगे। बाप रे, वो तो बहुत ही अलग नजरिया हो जाएगा। बिल्कुल, और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु है ना, वो यही है। अप्रैल 2026 में पब्लिश हुआ एक बहुत ही विस्तृत लेख है जिसका नाम है अहम भ्रम। आई एम द इल्यूजन। राइट। ये स्रोत मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट नीतियां हैं और जो हमारे पारंपरिक वैश्विक गठबंधन रहे हैं, उनके बीच के सीधे टकराव की पड़ताल करता है। और इस लेख में जो बात मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो ये है कि कैसे एक महाशक्ति की कूटनीति अब अनुमानित कूटनीति से पूरी तरह खिसक कर अप्रत्याशित लेन देन यानी अनप्रिडिक्टेबल ट्रांजैक्शन में बदल गई है। मतलब अब कुछ भी फिक्स नहीं है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ काम करने के तरीके का बदलाव नहीं है, ये उन बुनियादी सिद्धांतों को पूरी तरह से हिला रहा है जिन पर हमारी आधुनिक दुनिया खड़ी है। तो चलिए इस बदलाव की परतों को थोड़ा खोलते हैं और सुनने वालों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बस स्रोत में दिए गए तथ्यों को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लेन देन या ट्रांजैक्शनल विदेश नीति कहते हैं तो लेख में ग्रीनलैंड का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ओहो, वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने वाला विवाद। हाँ, मतलब एक संप्रभु राष्ट्र के एक हिस्से को ऐसे देखा गया जैसे वो मार्केट में बिकने वाला कोई खाली प्लॉट हो। और ये विवाद इस नई नीति के माइंडसेट को समझने की सबसे अच्छी चाबी है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, पारंपरिक कूटनीति में आप भौगोलिक क्षेत्रों और वहां के लोगों को संप्रभु मानते हैं। हाँ। आप उनके साथ एक रणनीतिक साझेदारी करते हैं। हाँ। है ना? आपसी सम्मान के साथ। राइट। लेकिन ट्रांजैक्शनल अप्रोच में हर देश हर क्षेत्र को बस बैलेंस शीट पर एक एसेट या संपत्ति मान लिया जाता है। तो जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा तो नॉर्डिक देशों को कैसा लगा होगा? उन्हें बहुत बुरा लगा। उनके लिए ये केवल एक अजीब कूटनीतिक प्रस्ताव नहीं था, ये उनकी संप्रभुता पर सीधा प्रहार था। उनकी नज़र में ये उस बुनियादी सम्मान को खारिज करता है जो दो स्वतंत्र देशों के बीच होना ही चाहिए। यार ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना कि आप अपनी कॉलोनी का जो सार्वजनिक पार्क है उसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए खरीदने पहुंच जाएं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जब वो मना करें तो आप उनसे रिश्ते खराब कर लें। लेकिन लेख बताता है कि ये लेन देन वाला रवैया सिर्फ जमीन तक नहीं रुका। हाँ, इसका असर व्यापार पर भी पड़ा। बिल्कुल। इसी नीति ने ट्रेड वॉर को जन्म दिया। अमेरिका ने अपने ही सबसे करीबी सहयोगियों जैसे यूरोप, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले माल पर 10 से 25% तक का टैरिफ लगा दिया। और इसके पीछे जो मुख्य तर्क दिया गया था वो ये था कि विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोककर अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाया जाएगा। मतलब बाहर से आने वाला सामान महंगा होगा तो लोग देश में बना सामान खरीदेंगे। हाँ, तर्क तो यही था। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। हर देश का ये प्राथमिक कर्तव्य है ना कि वो अपने घरेलू उद्योगों को बचाए। सिद्धांत रूप में तो हाँ। तो अगर सस्ते विदेशी स्टील की वजह से आपके अपने कारखाने बंद हो रहे हैं तो आयात पर टैरिफ लगाना एक तार्किक कदम नहीं माना जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? देखिए, सतह पर अगर आप देखें तो ये तर्क बहुत मजबूत लगता है और शायद एक बंद अर्थव्यवस्था में ये काम भी कर जाए। अच्छा। लेकिन ये नीति इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है कि हमारी जो आज की ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कितनी उलझी हुई है। मतलब एक देश दूसरे पे निर्भर है। एग्जैक्टली। जब आप कच्चे माल पर 25% टैरिफ लगाते हैं तो आप सिर्फ विदेशी कंपनियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मान लीजिए एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, जो कारें बनाती है। हाँ, अब उसे कार बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का स्टील चाहिए जो वो कनाडा से मंगाती है। राइट। जैसे ही उस कच्चे माल पर टैरिफ लगा,
उस अमेरिकी कार को बनाने की लागत तो रातों रात बढ़ गई ना। अरे हाँ, तो अब उस कार कंपनी के पास तो दो ही रास्ते बचे। बिल्कुल। या तो वो अपनी कारों के दाम बढ़ा दे, जिससे बाजार में कोई उसकी कार नहीं खरीदेगा, या फिर अपनी लागत कम करने के लिए अपने ही कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दे। और लेख यही तो साबित करता है, जिन नीतियों को अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग की रक्षा के लिए ढाल बनाकर पेश किया गया था ना, उन्होंने ही उद्योगों को अंदर से खोखला कर दिया। बिल्कुल। सप्लाई चेन इतनी जटिल है कि आप एक जगह दीवार खड़ी करते हैं और दूसरी जगह आपके अपने ही कारखानों का दम घुटने लगता है। तो मतलब कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से असल नुकसान तो उन स्थानीय उद्योगों का ही हुआ, जिन्हें बचाने का दावा किया जा रहा था। हाँ, ये एक तरह का आर्थिक बूमरैंग साबित हुआ, पलटकर खुद ही को लग गया। क्या बात है। तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में ये लेन देन वाला रवैया फेल रहा है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि जब यही पे टू प्ले यानी पैसे दो और सुरक्षा लो वाली मानसिकता सैन्य गठबंधनों पर लागू होती है। ओहो हो, वो तो और भी खतरनाक है। राइट। अगर कोई देश अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ रियल एस्टेट एजेंट की तरह बर्ताव कर रहा है तो उसके सैन्य सहयोगियों का क्या? लेख में नाटो का जो उदाहरण है वो बहुत प्रमुखता से उठाया गया है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे आप अपनी होम इंश्योरेंस पॉलिसी को बस इसलिए रद्द कर दें क्योंकि पिछले 10 सालों में आपके घर में आग नहीं लगी है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? आपको लग रहा है कि आप बेकार में प्रीमियम भर रहे हैं। आप आज तो पैसे बचा लेंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा का जो पूरा आधार है वही खत्म हो जाएगा। और नाटो की जो कार्यप्रणाली है वो इसी इंश्योरेंस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती है। आर्टिकल 5 वाला नियम। बिल्कुल। नाटो की नींव है आर्टिकल 5, यानी एक पर हमला सब पर हमला। ये एक सामूहिक रक्षा प्रणाली है जो पूरी तरह से डिटरेंस या मनोवैज्ञानिक निवारक पर काम करती है। मतलब दुश्मनों के मन में डर पैदा करना। हाँ, किसी भी विरोधी देश को पता होता है कि अगर उसने नाटो के एक छोटे से देश पर भी हमला किया तो पूरी पश्चिमी दुनिया की सेना उस पर टूट पड़ेगी। राइट। लेकिन जब अमेरिका ने नाटो को आउटडेटेड कह दिया और धमकी दी कि जो देश अपने रक्षा खर्च का लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, अमेरिका उन्हें सुरक्षा नहीं देगा, तो वो जो डर था, वो मनोवैज्ञानिक निवारक था, वो तो खत्म हो गया। पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ गई। क्योंकि तब तो विरोधी देश ये हिसाब लगाने बैठ जाएंगे ना कि क्या फला देश ने अपना बकाया चुकाया है? बिल्कुल। अगर नहीं चुकाया तो चलो उस पर हमला कर देते हैं, अमेरिका तो बचाने आएगा नहीं। और यही सबसे बड़ा खतरा है कूटनीति में। देखिए, डिटरेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप स्विच की तरह ऑन या ऑफ कर सकें। वो भरोसे पे काम करता है। एग्जैक्टली। जब आप दशकों पुराने सैन्य गठबंधन को एक प्रोटेक्शन रैकेट में बदल देते हैं कि पैसे दोगे तो बचोगे, हाँ, तो गठबंधन के अंदर के देश भी सहम जाते हैं। लेख में बताया गया है कि जर्मनी और फ्रांस जैसी यूरोपीय ताकतों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका अब वो स्थिर छतरी नहीं रहा जिसके नीचे वे बिना चिंता के खड़े रह सके। स्रोत में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि यूरोप अब समझ गया है कि उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी? बिल्कुल यही मतलब है। और मेरी राय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास में ये एक भूकंप से कम नहीं है। सच में? मतलब पिछले 80 सालों से यूरोप ने अपनी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी सेना पर छोड़ रखा था। तभी तो वो अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर पाए। राइट। लेकिन अब फ्रांस और जर्मनी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्हें एक स्वतंत्र यूरोपीय सैन्य ढांचे की जरूरत है। तो मतलब आपने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को खुद से दूर कर दिया? और जब कोई पूरा का पूरा महाद्वीप आपकी सैन्य छतरी से बाहर निकलकर अपनी व्यवस्था बनाने लगे ना, तो वैश्विक शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाता है। यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यूरोप के साथ कूटनीतिक दरार के परिणाम तो हम देख रहे हैं, लेकिन चलिए इसे एक और संवेदनशील मोर्चे पर ले चलते हैं। बताइए। यूरोप तो फिर भी एक स्थिर क्षेत्र है। हाँ, वो शांत है। लेकिन जब इसी अप्रत्याशितता या अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मध्य पूर्व जैसे अस्थिर इलाके में लागू किया जाता है, जो पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं? वो तो तबाही को दावत देने वाली बात है। लेक ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने और उस मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति का बहुत कड़ा विश्लेषण करता है। देखिए, मध्य पूर्व में कूटनीति हमेशा एक बहुत ही बारीक धागे पर चलती है। ईरान डील से एक तरफा बाहर निकलने ने न केवल ईरान को वापस परमाणु कार्यक्रम की तरफ धकेला, बल्कि पूरी फारस की खाड़ी में असुरक्षा की एक नई लहर पैदा कर दी। मतलब सब कुछ अनिश्चित हो गया। हाँ, और जब आप मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाते हैं ना, तो आप सामने वाले के लिए पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। बिल्कुल,
कूटनीति का एक बहुत बुनियादी नियम है, दुश्मन को हमेशा इज्जत बचाने का एक रास्ता देना चाहिए ताकि वो बिना युद्ध किए पीछे हट सके। राइट। लेकिन जब वो रास्ता बंद हो जाता है तो आक्रामकता ही एकमात्र विकल्प बचती है। और मुझे लगता है यहीं पर अप्रैल 2026 के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का प्रसंग आता है। बहुत ही विवादित कदम। स्रोत के अनुसार ये ऐसा सैन्य कदम था जिसने पारंपरिक कूटनीतिक चैनलों को दरकिनार कर दिया, पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। लेकिन यहाँ ना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आमतौर पर जब हम लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो अक्सर बैठकों में इतना समय निकल जाता है कि सही समय पर कार्रवाई ही नहीं हो पाती। तो अगर किसी खतरे को टालने के लिए तुरंत कोई सैन्य निर्णय लिया जाता है और उसमें ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया जाता है, तो क्या पारंपरिक कूटनीति को बाईपास करना हमेशा बुरा होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब तेजी से फैसला लेना तो एक मजबूत लीडरशिप की निशानी मानी जाती है ना। देखिए, ये तर्क सैन्य रणनीति में तब लागू होता है जब आप किसी छोटे सामरिक स्तर के ऑपरेशन की बात कर रहे हो। ओके। लेकिन जब बात वैश्विक कूटनीति की हो, जिसे लोग अक्सर लाल फीताशाही कहकर खारिज कर देते हैं, वो असल में संचार और इरादों को स्पष्ट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि बैक चैनल कूटनीति का उपयोग नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। लेकिन ये संवाद तंत्र इतना जरूरी क्यों है? अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आप स्ट्राइक करते हैं, बात क्यों करनी है? क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश के क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई करते हैं तो विरोधी को ये पता होना चाहिए कि आपकी सीमाएं क्या हैं। मतलब आप कहाँ रुकेंगे? एग्जैक्टली। बैक चैनल्स इसी काम आते हैं। आपको पता है, शीत युद्ध के सबसे तनावपूर्ण पलों में भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी हॉटलाइन काम कर रही थी। अरे वाह, मतलब बात तो वो तब भी कर रहे थे। बिल्कुल। जब आप एक अप्रत्याशित स्ट्राइक करते हैं और कोई संचार नहीं होता, तो विरोधी देश ये मान सकता है कि ये एक छोटा हमला नहीं बल्कि एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत है। ओहो, और उस भ्रम में आकर वो देश एक बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। और यही असमंजस का सबसे खतरनाक हिस्सा है। तो आप कह रहे हैं कि कूटनीति में अप्रत्याशित होना आपको चालाक नहीं बनाता, बल्कि ये दूसरे देशों को डराकर ट्रिगर दबाने के लिए मजबूर कर सकता है। अप्रत्याशिता कोई रणनीति नहीं होती, वो खतरे की घंटी होती है। लेख साफ करता है कि एपिक फ्यूरी ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को भ्रमित कर दिया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। सहयोगियों को लगा कि अमेरिका की असली योजना क्या है और विरोधियों ने अपने रक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया। जब आपके पास कोई दीर्घकालीन रणनीति नहीं होती ना, तो आप पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल देते हैं। ये सब सुन के मेरे मन में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आ रहा है। क्या? अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपके पुराने दोस्त नाराज हैं, आपके कूटनीतिक कदम उल्टे पड़ रहे हैं और दुश्मन भ्रमित होकर आक्रामक हो रहे हैं, तो क्या इस अमेरिका फर्स्ट नीति का घरेलू स्तर पर कोई फायदा मिल रहा है? मतलब क्या देश की जनता खुश है? हाँ। लेख के अनुसार जमीनी हकीकत क्या है? लेख के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का एक पोल है जो ये साबित करता है कि ये नीतियां घरेलू मोर्चे पर भी पूरी तरह विफल रही हैं। अच्छा, अप्रूवल रेटिंग क्या है? पोल के मुताबिक अप्रूवल रेटिंग केवल 33 से 36% के आसपास ही अटकी हुई है। बाप रे, इतनी कम? हाँ, और इसका सीधा संबंध उन नीतियों से है जिनकी हमने अभी चर्चा की। मतलब वही ट्रेड वॉर और टैरिफ वाला मुद्दा। बिल्कुल। जब सप्लाई चेन टूटती है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है ना। हाँ, चीजें महंगी हो जाती हैं। अर्थव्यवस्था में असंतोष, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, ये सब उसी अप्रत्याशित कूटनीति के परिणाम हैं। मतलब जनता देख रही है कि अमेरिका फर्स्ट के नाम पर जो नीतियां आईं, उन्होंने वास्तव में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी है। और इसका एक और बड़ा नुकसान ये हुआ है कि देश वैचारिक रूप से पूरी तरह बंट गया है। रेड और ब्लू खेमों में बुरी तरह से ध्रुवीकरण हो गया है। लेकिन बात सिर्फ घरेलू असंतोष तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में ना ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। बहुत ही अहम रिपोर्ट है वो। हाँ, और उसमें बताया गया है कि अमेरिका की वैश्विक साख अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, ऑल टाइम लो। और इसका कारण बहुत दिलचस्प बताया है कि पेशेवर राजनयिकों यानी करियर डिप्लोमैट्स की जगह राजनीतिक वफादारों को नियुक्त किया जा रहा है। और यही भरोसे के टूटने की असली वजह है। लेकिन एक मिनट, यहां मैं थोड़ा सा एक प्रतिवाद करना चाहूंगा। जी। देखिए, जब भी कोई नया नेतृत्व आता है तो वो अपनी भरोसेमंद लोगों को नियुक्त करता है ना। ये तो आम बात है। तो इस बार पेशेवर राजनयिकों को हटाने में ऐसा क्या अलग हो गया जिसने साख को इतना गिरा दिया? देखिए,
नया नेता अपने लोग लाएगा ये ठीक है, लेकिन कूटनीति के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ और एक अंधी वफादारी वाले व्यक्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। वो कैसे? जब कोई पेशेवर राजनीतिक 20-30 साल तक किसी देश में काम करता है तो वो सिर्फ वहां की भाषा नहीं सीखता। तो क्या सीखता है? वो वहां के नेताओं की मानसिकता, सांस्कृतिक दबाव और इतिहास को समझता है। इसे संस्थागत स्मृति या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहते हैं। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए किसी छोटे लेकिन बहुत ही रणनीतिक देश में अचानक तख्ता पलट हो जाता है। ठीक है। अब एक राजनीतिक वफादार जिसे बस इसलिए बैठाया गया है क्योंकि वो नेता का करीबी है, वो क्या करेगा? वो शायद वॉशिंगटन से निर्देशों का इंतजार करेगा। एग्जैक्टली। उसे जमीनी हकीकत का कुछ नहीं पता। लेकिन जो एक अनुभवी राजनीतिक होगा ना, उसे पता होगा कि किससे बात करनी है। हाँ, उसे पता होगा कि नया जनरल किस गुट का है, संकट टालने के लिए किसे फोन मिलाना है। जब आप ऐसे अनुभवी लोगों को हटा देते हैं तो आप देश के विदेश नीति के पूरे नर्वस सिस्टम को ही सुन्न कर देते हैं। मतलब संकट के समय में आपके पास वो मसल मेमोरी ही नहीं बचती जो सही फैसला लेने में मदद करे। और ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट यही बता रही है। जब विदेशी नेता देखते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति न तो विषय का जानकार है और न उसे इतिहास पता है, तो भरोसा टूट जाता है। सीधी सी बात है, वैश्विक पटल पर विश्वसनीयता कमाने में दशकों लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इसे सिर्फ वफादारी के तराजू पर तौला जाने लगे तो ये साख रातों रात खत्म हो सकती है। बहुत सही कहा आपने। तो पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो अहम भ्रम लेख का जो निष्कर्ष है वो काफी चिंताजनक है। बहुत ज्यादा। जो नीतियां ये सोचकर शुरू की गई थी कि वे देश को सबसे ताकतवर बना देंगी, उनके असल परिणाम बिल्कुल उल्टे निकले हैं। हाँ, एक बटा हुआ अमेरिका सामने आया है। घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा है, गठबंधनों में दरार आई है और दुनिया अधिक खतरनाक हो गई है। और सबसे बड़ी बात, अनुमानित कूटनीति की उस नींव को हिला दिया गया है जिस पर वैश्विक शांति टिकी होती है। सुनने वालों के लिए ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि वो जान सकें कि सूचनाओं के इस दौर में मजबूत दिखने वाली नीतियों के छिपे हुए परिणाम क्या होते हैं। नीतियों के पीछे की सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। और इसी विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा का अंत एक ऐसे गहरे सवाल के साथ करूंगा जिस पर लेख में सीधे बात तो नहीं की गई है, लेकिन जो आज के विश्लेषण से ही निकलता है। वो क्या है? देखिए, अगर वैश्विक कूटनीति में अप्रत्याशित होना या अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही नया नियम बन जाए तो छोटे और विकासशील देश कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है ना? हाँ। क्या आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संधियां केवल कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगी जिन पर कोई भी महाशक्ति कभी भी विश्वास नहीं करेगी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार एक नए